करंट अफेयर्स में आज जुलाई 2016 के पार्ट 2 पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एंटी हाईजैकिंग बिल 2014 में संशोधन किए गए हैं। एंटी हाईजैकिंग बिल 2014 में बनाया गया था और अभी हाल ही में 2016 में इसमें कुछ करेक्शन किए गए हैं और 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इन दोनों को करेक्शन के साथ मैच करना है आपको, क्या दोनों ये सही हैं। और इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स हैं इसमें, वो मैं आपको बोलकर बताऊंगा। पॉइंट 1, भारतीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार विदेशी नागरिकों तक बढ़ाया गया है। ये कथन सही है। अभी तक अगर भारत के किसी विमान को आतंकवादियों द्वारा या देशद्रोही या राष्ट्र के खिलाफ कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा हाईजैक किया जाता था, तब उन विदेशी नागरिकों पर भारतीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता था और उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट में हमें उनके खिलाफ केस करना होता था। लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता था और टेक्निकल प्रॉब्लम भी आती थी। इसलिए अब इसमें ये करेक्शन किया गया है कि भारतीय न्यायालय ही विदेशी नागरिकों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है अगर वो हाईजैकिंग गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। क्योंकि भारत ने अभी हाल ही में विमानन क्षेत्र से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन किया हुआ है चीन में, और उस पर साइन करने के पश्चात भारत को इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हो गया है। क्योंकि भारत में अतीत में कई बार विमान को हाईजैक किया जा चुका है और भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि आतंकवादी जो गतिविधियां भारत के खिलाफ तेजी से बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने विमानन क्षेत्र को, एविएशन सेक्टर को सुरक्षित करना होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट, सरकार को दोषी व्यक्तियों की चल अचल संपत्ति सीज करने का अधिकार मिला है। ये स्टेटमेंट भी सही है। पहले भारतीय न्यायालय इसमें आपत्ति करता था और उनकी संपत्ति को सीज नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ और भी पॉइंट शामिल किए गए हैं, जैसे भारतीय सेना को अब ऐसे हाईजैकर्स के खिलाफ कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी भारतीय सेना को गोलीबारी का अधिकार दिया गया है। भारतीय सेना लोगों के जान माल की रक्षा के लिए फायरिंग कर सकती है और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तथा अब उन सभी व्यक्तियों पर भी यह बिल लागू होगा जो एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। यानी कर्मचारी अधिकारी से लेकर के एयरपोर्ट तक के सभी व्यक्तियों को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, तब उन्हें भी इस बिल में शामिल किया गया है। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाया, उन्हें मृत्युदंड, आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इस प्रकार के कुछ बदलाव किए गए हैं। ठीक है, इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 2, टीएमटी फुल फॉर्म है 30 मीटर टेलीस्कोप को लगाने का निश्चय किया गया है। 30 मीटर का ऊंचा एक टेलीस्कोप दूरबीन बनाया गया है और इसे अभी लगाने का निश्चय किया गया है। 4 विकल्प दिए हुए ABCD। क्या है आंसर? आंसर बी, लद्दाख क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में। पहले इस टेलीस्कोप को अमेरिका के हवाई द्वीप और अलास्का प्रांत में लगाया जाना था, किंतु वहां तकनीकी कारणों से अब इसको नहीं लगाया जा रहा है। तब इसे भारत में लगाने का निश्चय किया गया है। लद्दाख क्षेत्र को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये मानवीय गतिविधियों से काफ़ी मुक्त है, पॉल्यूशन यहाँ पर नहीं है और यहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी बेटर है। तथा इसमें अमेरिका, चीन, कनाडा, रूस सभी देश शामिल हैं और भारत को भी इसका सदस्य बनाया गया है। और इस टेलीस्कोप के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को पता लगाया जाएगा तथा खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि अभी विश्व के और ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्य और सिस्टमैटिक स्टडी संबंधी कार्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इस प्रकार के टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं और उन्हें स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आय घोषणा योजना 2016 की निम्न में से कौन सी विशेषता है? इनकम डिस्क्लोजर स्कीम 2016। तो आय घोषणा योजना के संबंध में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और यहाँ पर केवल 2 पॉइंट दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों इसकी विशेषता हैं। इसके अलावा भी इसमें कुछ है जो मैं आपको अभी बोलकर बताऊंगा, वो सब याद रखने
इस बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत सरकार की काले धन के खिलाफ जो मुहिम थी उसे संबंधी योजना है। पहला स्टेटमेंट है यह 1 जून से 30 सितंबर 2016 तक लागू रही। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, इसके अंतर्गत घोषित कर योग्य आय पर 30% की दर से कर तथा 7.5% कृषि कल्याण उपकर एवं 7.5% दंड के रूप में भुगतान का प्रावधान है। कुल मिलाकर कितना हो गया है? 30, 7.5 और 7.5 15, लगभग 45% कर सरकार ऐसी आय से प्राप्त करेगी जो इस अवधि में घोषित की जाती हैं और जिन्हें पहले घोषित नहीं किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब इस योजना के संबंध में 2 स्टेटमेंट हैं, उन्हें आप ध्यान से सुनेंगे, जो इसमें शामिल नहीं है, और यूपीएससी इन दोनों के अध्ययनों में से किसी एक को यहाँ पर फिट कर सकता है और थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन बना देगा। यह योजना कहाँ लागू होगी और कहाँ लागू नहीं होगी? पहला स्टेटमेंट, यह 2015, 2016 या इससे पूर्व की संपत्ति में निवेश से प्राप्त आय अथवा अन्य रूपों में अर्जित आय पर ही लागू होगी। ठीक है, दोबारा सुनो, यह योजना 2015, 2016 या इससे पहले की संपत्ति में किए गए निवेश से प्राप्त आय अथवा अन्य रूपों में अर्जित आय पर ही लागू होगी। दूसरा स्टेटमेंट, यह योजना विदेशी संपत्ति या काला धन अधिनियम 2015 पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वहां पर इस प्रकार का अधिनियम पहले से ही कार्य कर रहा है। यानी विदेशी संपत्तियों और काले धन से संबंधित ऐसी संपत्तियां जिस पर काला धन अधिनियम 2015 के अंतर्गत जांच की जा रही है, वहां आय घोषणा योजना 2016 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों छिपे हुए स्टेटमेंट हैं जो इसमें है, उन्हें याद रखना है। और इस प्रकार के संबंध में 4 ही स्टेटमेंट हैं। यहाँ पर दी हुए दोनों स्टेटमेंट, दोनों विशेषताएं इसकी हैं, इसलिए आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिरक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण V1 एवं V2 क्या हैं? यह हाल ही में चर्चित रहा। 4 विकल्प दिए हुए ABCD, क्या आंसर हुआ? V1 एवं V2 क्या हैं? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, आंसर हुआ ए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, या जिन्हें इंटरसेप्टर मिसाइल भी कहा जाता है। यानी भारत ने अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल AAD, एडवांस एयर डिफेंस का विकास किया है। और इसी संदर्भ में पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय बना, क्या दुनिया के सभी देशों को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक पर कार्य करना चाहिए। तब इसके बैकग्राउंड को जब खोजा गया, तब ये बात सामने आई कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने सबसे पहले V1, V2 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी, और तब इन मिसाइलों को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने भी इस प्रकार की मिसाइलें बनाई थी। तो V1, V2 जर्मनी के द्वारा दुनिया में सबसे पहले बनाई गई इंटरसेप्टर मिसाइल या एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, RLBTD क्या है? 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें कुछ और भी स्टेटमेंट हैं। RLBTD का फुल फॉर्म रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, बहुउपयोगी अंतरिक्ष यान या रॉकेट तकनीकी प्रदर्शन, ये इसकी फुल फॉर्म हुई। इसके संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला, भारत द्वारा विकसित एक स्पेस शटल है। पहला स्टेटमेंट सही है, यानी भारत एक ऐसा बहुउपयोगी रॉकेट बना रहा है जो स्पेस शटल या स्पेस में आने जाने के लिए उपयोग किया जाएगा। कितनी बार अंतरिक्ष में जा सकते हैं, कितनी बार उस सुरक्षित रूप में उसे नीचे उतारा जा सकता है। और दुनिया में इस प्रकार के स्पेस शटल सबसे बेहतर रूप में अमेरिका ने बनाए, किंतु अब अमेरिका ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद कर दिया है। रूस ने भी अपने प्रोग्राम को बंद कर दिया है। फ्रांस ने भी अब इस क्षेत्र में कार्य को कम कर दिया है। चीन दुनिया का ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र है जिसने कभी भी स्पेस शटल पर कार्य नहीं किया। लाइन ध्यान रखेंगे, अमेरिका, रूस, फ्रांस ने स्पेस शटल कार्यक्रम को बंद कर दिया है, जबकि चीन ऐसा देश है जिसने कभी भी इस सेक्टर में कार्य नहीं किया। लेकिन भारत अभी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, क्योंकि भारत ने अभी तक अंतरिक्ष में अपना मानवयुक्त मिशन नहीं भेजा है। अंतरिक्ष में अनुसंधान हेतु भारत अभी भी अमेरिका, रूस और अन्य देशों पर निर्भर करता है। इसलिए भारत अपना
स्वदेशी तकनीक क्षमता से युक्त पहला बहुउपयोगी रॉकेट या स्पेस शटल बना रहा है, जिसे RLB-TD नाम दिया है। तो भारत के भविष्य के जितने भी अंतरिक्ष मिशन हैं उनके लिए इस प्रकार के स्पेस शटल की आवश्यकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कहने को तो बहुउपयोगी रॉकेट है, लेकिन एक बार इसको उपयोग करने के पश्चात जब ये सुरक्षित रूप में पृथ्वी पर वापस आता है तब इसके 80% कलपुर्जे उपकरण खराब हो जाते हैं और 80% उसकी मरम्मत करनी होती है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस ने अपने स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें 80% तो मेंटेनेंस आती ही है और इससे इन राष्ट्रों की कॉस्ट बढ़ जाती है। किंतु भारत ने चूंकि अभी तक ऐसा कार्य नहीं किया था, इसलिए भारत इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट, यह उपग्रह प्रक्षेपण लागत को कम करने हेतु आवश्यक है। भारत के लिए बहुत जरूरी है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, यानी भारत में अभी जो भी सुदूर संवेदी उपग्रह और संचार उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं वो सभी PSLV रॉकेट और GSLV रॉकेट द्वारा भेजे जाते हैं। किंतु इन रॉकेट की कमी यह है कि इन रॉकेट को एक बार ही प्रयोग किया जाता है और फिर इन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर उतारा नहीं जा सकता। इनको नष्ट करके, आग लगा करके बंगाल की खाड़ी में गिराया जाता है। तो इससे भारत की लागत बहुत ज्यादा आती है। लगभग 150 रुपए का भारत उपग्रह बनाता है और 200 से 250 करोड़ रुपए का भारत एक रॉकेट बनाता है। यानी 150 करोड़ रुपए की लागत का उपग्रह है और 200 से 250 करोड़ लागत का भारत ने एक रॉकेट बनाया। यानी रॉकेट की लागत ज्यादा आ रही है और फिर वह रॉकेट दूसरी बार में काम नहीं आता है। इसलिए अगर RLB-TD भारत का सफल हो जाता है तब यह कई बार उपयोग किया जा सकता है, जिससे हमारी प्रक्षेपण की लागत काफी सीमा तक घट जाएगी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हुआ C, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। यानी भारत अब सोलर एनर्जी के सेक्टर में तेजी से काम कर रहा है। चूंकि भारत में जीवाश्म ईंधन पर आधारित ऊर्जा के स्रोत तेजी से कम होते जा रहे हैं, इसलिए हमें रिन्यूएबल अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य करना ही होगा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर ही हमें अपनी निर्भरता को बढ़ाना होगा। इसलिए भारत में छत पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाने का एक मिशन आरंभ हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है पंजाब में। ठीक है, पंजाब के डेरा जो राधा स्वामी एक धार्मिक संस्था है उनके छत पर लगाया गया है इसको। तो ये बहुत बड़ा मैसेज सारे संसार को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ABC को 1 2 3 के साथ सुमेलित करना है, मैच करना है इनको। उजाला योजना, उजाला योजना के बारे में बहुत डिटेल में आप पढ़ चुके हो। और उजाला योजना क्या है, याद आ गया? उजाला योजना भारत द्वारा सब्सिडी पर सभी भारतीय नागरिकों को LED बल्ब वितरण करने से संबंधित है। इसको DELP कहा जाता है। क्या हुआ? DELP, डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम। उजाला योजना ESSL कंपनी द्वारा लागू की जा रही है और यह भोपाल से आरंभ की गई है। ध्यान रखेंगे, उजाला योजना का आरंभ हुआ 2016 में भोपाल से। UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो आवास से संबंधित कार्य करती है, हैबिटेट, और इसने रिपोर्ट जारी की है 2016 में, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि 2050 तक भारत की शहरी जनसंख्या है वो 30 करोड़ और बढ़ जाएगी। इसलिए भारत सरकार को अपने शहरी ढांचे को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए ताकि बढ़ी हुई जनसंख्या को इन शहरों में पूरी तरह से अफोर्ड किया जा सके। यानी हमारे अभी शहर अब बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुकूल नहीं है। C, उज्ज्वला योजना। क्या है उज्ज्वला योजना, याद आ गया कि नहीं? उज्ज्वला योजना BPL परिवार की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। ये भारत सरकार ने हाल ही में आरंभ किया। इसके 4-5 पॉइंट्स हैं, पिछले वीडियोज में बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में बताया है। और उज्ज्वला योजना आरंभ की गई है बलिया जिला उत्तर प्रदेश से। ठीक है, तो ABC 1 2 3 के साथ पूरी तरह मैच कर रहे हैं, इसलिए आंसर हुआ है इसका A, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने अपनी ICDS योजना में IT सहयोग हेतु समझौता किया है। ये भारत सरकार का सबसे बड़ा समझौता माना जा रहा है अपनी सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए। ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजना 1975 में आरंभ की गई थी। यानी इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को बच्चों को पोषण के लिए और प्रशिक्षण कौशल से संबंधित ये योजना थी और इसे आगे जाकर के आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में कन्वर्ट किया गया और अब आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर योजना से रिप्लेस किया जा रहा है।
तो ICDS योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में छोटे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण और प्रशिक्षण से संबंधित योजना है। चूंकि भारत की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा की योजना है, अब इसमें IT सहयोग हेतु हमने समझौता किया है। 4 विकल्प दिए हुए ABCD, किसके साथ? आंसर हुआ बी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। बिल गेट्स जो फाउंडेशन है वो इसमें IT सहयोग प्रदान करेगा। चूंकि हमने अब ICDS योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया है और उनके स्थान पर नंदघर प्रोजेक्ट शुरू किया है, और नंदघर प्रोजेक्ट को निजी उद्योगपति अनिल अग्रवाल के द्वारा आरंभ किया जा रहा है, जो वेदांता समूह के मालिक हैं, और उनको ये मदद देगा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार ये। क्वेश्चन नंबर 9, भारत द्वारा नियोजन प्रक्रिया में क्या बदलाव किए गए? प्लानिंग, यानी भारत में जिस प्रकार से पंचवर्षीय योजना बनाई जाती थी, योजना आयोग कार्य करता था, NDC कार्य करता था, ओवरऑल नियोजन वाले चैप्टर में पूरी तरह से बदलाव किया गया है जब से वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला है। तो बहुत सारे बदलाव किए गए, इसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं सिर्फ, बाकी पॉइंट्स को मैं आपको बोलकर बताऊंगा। पॉइंट्स 1, 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सप्तवर्षीय योजना आरंभ की जाएंगी, ये बात सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में पूरी हो जाएगी, फिर इसके पश्चात 13वीं पंचवर्षीय योजना आरंभ नहीं की जाएगी, उसके स्थान पर 7 वर्ष की योजना आरंभ की जाएंगी। पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर सप्तवर्षीय योजना आरंभ की जाएंगी, तथा 15 वर्ष के लिए एक डॉक्यूमेंट्स विजन बनाया जाएगा, और 15 वर्ष के भीतर 7 वर्ष की 2 योजना आरंभ होंगी, और 1 साल की जो बीच की अवधि है वो इनके मूल्यांकन के लिए रखी गई है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर सप्तवर्षीय योजनाएं क्यों आरंभ की गई हैं? 2 साल का वक्त क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए 5 वर्ष की अवधि काफी कम रहती है, और 5 वर्ष में कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है, इसलिए उस अवधि को बढ़ा करके 7 किया गया है। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और दूसरा कारण है, पंचवर्षीय योजनाओं को बंद इसलिए किया गया है क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में जो धन निवेश किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, वह वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप होता है, और इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है और दूसरी तरफ 14वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें आएंगी 2015 से 20 के लिए, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2017 तक। तो वित्त आयोग की जो सिफारिश आएगी, तो सिफारिश के अकॉर्डिंग सरकार को जब योजना में निवेश करना होगा तो पूरी तरह से सही नहीं बैठेगा। इसलिए वित्त आयोग की अवधि को पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ठीक करने के लिए हमने इस प्रकार के बदलाव किए हैं। तो अब 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही हम पहली सप्तवर्षीय योजना आरंभ करेंगे 2017 के बाद से। तो इसलिए वित्त आयोग की सिफारिशों को तुरंत ही इन योजनाओं में लागू किया जा सके। तो एक तो ये बदलाव किया गया, और दूसरा सेकंड पॉइंट कह रहा है प्रतिरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा को नियोजन का विषय बनाया गया है। डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को प्लानिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी अभी डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी पर केंद्र सरकार अलग से कार्य करती थी, उसे पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया जाता था, किंतु अब इसे योजना का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी इसके बारे में पूरी तरह से सही है। तो दोनों ही कथन सही है, आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, बस्तोचनी क्या है? 2 स्टेटमेंट दिए हैं इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट, यह एक रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसकी स्थापना रूस ने की है, यह कथन भी ठीक है, यानी रूस ने अपना स्वदेशी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया है बस्तोचनी। अभी तक रूस कजाकिस्तान के उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर का प्रयोग करता था, यानी बैकानूर को रूस ने कजाकिस्तान से 2050 तक लीज पर ले रखा है, और आगे जाकर के बैकानूर सेंटर उतना उपयोगी नहीं रह पाएगा, इसलिए रूस ने अपना नया एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित किया है बस्तोचनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो दोनों ही कथन सही है, आंसर हुआ सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक प्रदूषण सूचकांक जारी किया जाता है। तो पूछ रहा है, तो वैश्विक प्रदूषण सूचकांक के संदर्भ में सही कथन है ग्लोबल पॉल्यूशन इंडेक्स। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में। पहला स्टेटमेंट, टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 2008 से 2013 की अवधि के लिए दुनिया के 67 देशों के लिए सूचकांक जारी किया गया। दोबारा सुनो,
2008 से 2013 की अवधि के लिए 67 देशों के लिए सूचकांक जारी किया गया है और 67 देशों के 795 शहर इसमें शामिल किए गए हैं। उनमें से टॉप 20 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों को इसमें शामिल किया गया है, जिनमें 13 भारत के शहर शामिल हैं। सोचिए, टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 13 शहर शामिल हैं। तो भारत के लगभग सभी शहर प्रदूषण की दृष्टि से खतरनाक स्थिति में पहुंच गए और रहने लायक नहीं बचे हैं। इसलिए डिसाइड कर लो भारत में रहना है कि नहीं। सेकंड पॉइंट, जाबोल सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। ये स्टेटमेंट सही है। जाबोल कहाँ है? ईरान का शहर है और जहां का प्रदूषण सूचकांक सबसे ज्यादा है। तीसरा पॉइंट, खन्ना प्रदूषित शहर हरियाणा में है। गलत बात, खन्ना प्रदूषित शहर हरियाणा में नहीं, पंजाब में है। तो ये बदल दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों है सर्वाधिक प्रदूषित शहर खन्ना? खन्ना पंजाब में है और यहाँ अनाज की मंडी है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी है अनाज की मंडी। इसलिए यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में ट्रैक्टर, ट्रक और अन्य वाहन आते हैं और उन वाहनों से यहाँ पर प्रदूषण सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वीडियो लेक्चर में हमने पूरी लिस्ट बता रखी है कि 1 से लेकर के 20 तक टॉप 20 शहरों की लिस्ट आपको देखनी है। तो उस लिस्ट को आप याद करके देना। 1 से लेकर के 5 तक या 10 तक शहरों का क्रम पूछ सकता है। जैसे पहला स्थान तो जाबोल ईरान का हो गया, सर्वाधिक प्रदूषित शहर। दूसरा शहर कौन सा है? भारत का ग्वालियर। तीसरा शहर भारत का इलाहाबाद हो गया। चौथा शहर कौन सा है? रियाद, सऊदी अरब का रियाद शहर चौथे स्थान पर। 5वें स्थान पर कौन है? सऊदी अरब का फिर से अल जुबैल। 6वें स्थान पर कौन है? भारत का पटना। 7वें स्थान पर कौन है? भारत का रायपुर। इस तरीके से आप देख करके जाना इस लिस्ट को, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो कौन से कथन सही हैं? 1 और 2। आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 12, डुएल कैब WD GD 4D क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4 विकल्प दिए हुए ABCD, सोचिए जल्दी क्या है? डुएल कैब WD GD 4D। आंसर हुआ डी। यह एक शौचालय युक्त डीजल इंजन है। इस डीजल इंजन का विकास वाराणसी स्थित वाराणसी लोकोमोटिव वर्क्स लिमिटेड ने किया है। और इसकी खास बात यह है कि इस शौचालय युक्त इंजन को डीजल इंजन के साथ ही अटैच किया गया है, यानी जब तक इंजन चलता रहेगा तब तक इस टॉयलेट का दरवाजा नहीं खुलेगा। इसलिए टॉयलेट्स और मलमूत्र अब रेल की पटरियों पर नहीं गिरेगा तथा इसके माध्यम से उसे अब बेटर तरीके से डिकम्पोज करना आसान हो जाएगा। यानी रेलवे को साफ सुथरा बनाने के लिए इस प्रकार की तकनीक को आरंभ किया गया है और इस डीजल इंजन को बहुत सारी रेलवे में अब सेटल किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 13, G47 ग्रुप ऑफ 7 का 42वां सम्मेलन 2016 में संपन्न हुआ। कहां संपन्न हुआ? ABCD 4 विकल्प दिए हुए हैं। आंसर हुआ डी, इसेशिमा। इसेशिमा जापान का शहर है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 7 क्या है, क्यों बनाया गया, कब स्थापित हुआ, पूरी जानकारी हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियोस में दी है। तो ग्रुप ऑफ 7 समूह 7 दुनिया के सबसे ज्यादा संपन्न, विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों का संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उस समय इसमें 5 राष्ट्र शामिल थे। 1975 में इटली 6वां राष्ट्र इसमें शामिल हुआ और 1976 में कनाडा शामिल हुआ। इससे इसकी संख्या 7 हो गई, इसलिए इसको ग्रुप ऑफ 7 कहा गया है। बाद में 1997 में रूस को इसमें शामिल किया गया, तब इसकी संख्या 8 हो गई, किंतु तब भी इसका नाम ग्रुप ऑफ 7 ही रखा गया। बाद में रूस को यूक्रेन वाले विषय पर इससे बर्खास्त किया गया था। तो ग्रुप ऑफ 7 के बारे में पूरी हिस्ट्री आप बहुत डिटेल में वीडियो लेक्चर से सुने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनोव AN 225 मिरिया क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस टेक का तो एक भी लाइन छोड़ के नहीं जानी है इस बार, क्योंकि साइंस टेक के पिछली बारी 8 से 9 क्वेश्चन है। क्या है आंसर इसका? एंटोनोव AN 225 मिरिया। 4 विकल्प ABCD, सोचिए जल्दी से। क्या आंसर हुआ? यह एक कार्गो विमान है, कार्गो मालवाहक विमान। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान यूक्रेन देश के द्वारा इसे बनाया गया है। यूक्रेन यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम क्वेश्चन, वर्कर्स पार्टी राजनीतिक दल है। वर्कर्स पार्टी कौन से देश का पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है? 4 विकल्प ABCD। आंसर हुआ उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, क्योंकि हाल ही में चर्चित रहा था। उत्तर कोरिया में काफी लंबे समय से सैनिक शासन है और तानाशाह वहां पर शासन करते हैं किम जोंग, और 36 वर्षों के बाद वर्कर्स पार्टी का भी वहां पर सम्मेलन बुलाया गया और इस वर्कर्स पार्टी के इस सम्मेलन में बहुत सारे डिसीजन लिए गए जिस पर दुनिया के काफी देशों ने ऑब्जेक्शन किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये 15 क्वेश्चन थे इस वीडियो पर आधारित, इनको एक दो बार सुनो और अच्छे से माइंड में सेट करो। अगले वीडियो लेक्चर में फिर हम नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है।